मित्रों नमस्कार। मित्रों, ज्योतिषीय चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं अनादि दुबे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि आप सब मेरा गीता ज्ञान का भी कार्यक्रम जरूर देख रहे होंगे। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का और धर्म का बड़ा ही एक गहरा संबंध है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे धर्म का ही एक अंग है। और ज्योतिष शास्त्र जो ग्रहों को शांति के लिए, ग्रहों को प्रबल करने के लिए जो तौर तरीके बताता है वो सब धार्मिक ही हैं। चाहे जब हम ये बात करते हैं कि अपने कर्मों को सुधार कर हम ग्रहों को बलि कर सकते हैं, या जब हम ये कहते हैं कि अमुक मंत्रोच्चार से हम ग्रहों को बलि कर सकते हैं, तो वो सारा कहीं न कहीं धर्म से ही जुड़ी हुई बातें हैं। तो बड़ा एक गहरा नाता है। तो जितना ही आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक आपको ज्योतिष समझ में आएगा, क्योंकि यह पूरी सृष्टि ही त्रिगुणात्मक है। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, ये तीन जो त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, यही सभी पदार्थों में का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इन्हीं त्रिगुणात्मक शक्तियों से हमारा व्यक्तित्व भी बनता है। किसी में कोई शक्ति ज़्यादा होती है, कोई शक्ति कम होती है, तो उसी हिसाब से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो मानव जीवन के सामने जो लक्ष्य है वो यही है कि हम जितना ही अधिक अपने तमोगुण को और रजोगुण को और कम करेंगे और सतोगुण को बढ़ाएंगे, उतना ही हम भगवान के नज़दीक पहुँचेंगे और उतना ही हम ग्रहों के जो ऋणात्मक प्रभाव है उनसे बच के रहेंगे। तो ये इस तरीके के अगर हम बहस में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर राहु चौथे भाव में हो और केतु दसम भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। तो पहली परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि ये दोनों भाव बली हैं। चौथा और दसम भाव बली तभी होता है जब चौथे और दसम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो बली हों, वो उच्च राशि में हों, स्वराशि में हों, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, ये भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हों और इन भाव के स्वामियों पर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो, तब ये भाव बली हो जाते हैं। तो मित्रों, जैसा आपको पहले के वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ कि राहु और केतु का कोई स्वतंत्र कारकत्व नहीं है। वो जिन भावों में वो स्थित होते हैं उन भावों से जो कारकत्व निकल कर आता है उसी कारकत्वों के आवेग को वो बढ़ा देते हैं। जो भी आवेग उन्हें धनात्मक या ऋणात्मक जो भी आवेग या मोमेंटम उन्हें मिलता है तो उन्हीं को वो बढ़ा देते हैं। अगर वो जिस भाव में बैठे हैं वो भाव अगर उनको बली हैं तो राहु और केतु उनके बल को और भी अधिक बढ़ा देते हैं, और अगर वो बली नहीं है तो उनको और अधिक कमज़ोर कर देते हैं। तो इसी हिसाब से राहु और केतु की प्रकृति को समझना है। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि चौथा भाव किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो चौथा भाव प्रतिनिधित्व करता है, चौथा भाव माता का कारक है, चौथा भाव मन का कारक है, चौथा भाव सर्वत्र सब प्रकार के सुखों का कारक है। जैसे कि अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना जो परिवार है उसका सुख, मानव का हर प्रकार का जो वो यात्रा से सुख लेता है, जो किसी प्रकार से वो सुख ले रहा है, सभी सुखों का कारकत्व चौथे भाव के पास है। और दसम भाव के कारकत्व जो होते हैं, दसम भाव कर्म भाव कहा जाता है। तो जो भी हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम अपनी आजीविका के लिए जो भी कार्य
करते हैं तो वो हमारा एक तरह से कर्म क्षेत्र है। तो 10वां भाव का और चौथे भाव का अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि कर्म का संबंध सुख से होता है। अगर मानव के अपने कर्मों का उचित फल मिल जाए तो उसके सुखों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। तो अगर ये दोनों भाव प्रबल होते हैं तो इनमें एक बहुत ही अच्छा तारतम्य बन जाता है। तो मानव जो भी कर्म करता है उसे उसका संपूर्ण फल उसको मिलता है और वो मानव अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है, वो सुखपूर्वक जीवन बिताता चला जाता है। तो ये बात यहाँ पे है। लेकिन अगर यहाँ पे राहु और केतु बैठ जाते हैं और ये भाव पूर्ण बली है तो उनमें और अधिक बढ़ोतरी कर देते हैं। तो बात पहुँच जाती है कहाँ? सोने से सुहागा पर। तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं राहु और केतु। तो मित्रों, जब चौथा और 10वां भाव दोनों बली हों और उसमें राहु और केतु भी आके बैठ जाते हैं, तो राहु जब चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो वो संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है। वो जातक जिस घर में जन्म लेता है तो उस जातक के जन्म लेते ही उस जातक के परिवार वालों के ऊपर अनेक प्रकार की सुखों की वर्षा हो जाती है। उनको भगवान का आशीर्वाद मिलने लगता है। कोई अगर काम रुका हुआ पड़ा है वो काम बन जाता है, घर मकान बनने लगता है, गाड़ी घोड़ा खरीदाने लगता है। वो जातक के पैदा होते ही उस सुखों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि जब से ये बालक का जन्म हुआ है, चाहे ये बालिका का जन्म हुआ है, तभी से हमारे घर में अचानक से श्री लक्ष्मी की कृपा हो गई है। तो कुछ इसी तरीके की परिस्थिति का निर्माण कर देता है राहु, और सारी सुख सुविधा की चीज़ें लाकर स्वतः ही प्रदान कर देता है। इसी प्रकार से जब 10वां भाव बली है और वहाँ पे केतु बैठा हुआ है तो जातक के कर्म बहुत ही बलवान होते हैं और जातक ऐसे ऐसे कार्यों को संपादित कर देता है जो साधारण लोगों के लिए असंभव से प्रतीत होते हैं, और उसके इन कृतित्व को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और जातक को अपूर्व प्रसिद्धि और यश प्राप्त होता है और साथ ही साथ उसके सुखों में वृद्धि होती रहती है। तो ये सब तो अच्छे अच्छे ही काम हो रहे हैं। परंतु मित्रों, राहु की एक खास बात यह है कि राहु रुकना नहीं जानता। राहु के पास ब्रेक नहीं है, वो अतिरंजना के मार्ग पे चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों के चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ हो और चतुर्थ भाव प्रबल हो तो उनको एक के बाद एक कार्य हाथ में नहीं लेने चाहिए, या यूं कहें कि वो ऐसे भी कार्य करते हुए देखे गए हैं कि एक गाड़ी वो खरीद के लाएंगे, 2-3 साल चलाएंगे, तब तक कोई नया मॉडल आ जाएगा तो पुरानी गाड़ी या तो उसको रहते हुए दूसरी गाड़ी ले आएंगे या फिर उसको बेच के तुरंत दूसरा मॉडल लाएंगे। इसी तरीके से अच्छे खासे घर को तोड़ के नया घर बनाने लगते हैं। तो इस तरीके के कार्य करते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे लोगों को इन सब कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर भगवान ने आपके पास अतिरिक्त सुख और साधन दिए हुए हैं तो आप अपने से छोटे तबकों को, अपने से गरीब लोगों की कुछ सेवा कीजिए, और जो प्रारब्ध से आपको मिला हुआ है तो आप अगले जीवन को भी अच्छा बनाने का सोचिए, क्योंकि जो भी कुछ हम हैं वो सब कुछ प्रारब्ध का ही हमें मिला हुआ है, उसी का सुख हम भोग रहे हैं। बात उसके बाद आती है कर्मों की, लेकिन किसी परिवार में जन्म ले लेना या माँ बाप से कुछ प्राप्त हो जाना या कहीं किसी से ससुराल से कुछ प्राप्त हो जाना, जो हमें अनायास ही प्राप्त हो जाता है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो वो सब प्रारब्ध के इस तरह से फल मिलते हैं, जिसके लिए बहुत हद तक 9वां भाव भी रिस्पॉन्सिबल होता, जिम्मेदार होता है। तो ये सब चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन अभी हम अपना ध्यान सिर्फ राहु और केतु के चौथे और 10वें भाव में स्थित होने पर ही दे रहे हैं। तो मित्रों, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, बाकी सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अब मित्रों, हम इसमें
एक कड़ी और आगे जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए कि राहु और केतु चतुर्थ और दसम भाव में बैठे हुए हैं और दसम भाव कमज़ोर हो गया, यानी कि जिस भाव में केतु बैठा हुआ वो भाव कमज़ोर है, यानी कि दसम भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, या दसम भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, या दसम भाव का जो स्वामी है वो कहीं गलत जगह पे जाके अवस्थित हो गया है, स्थित हो गया है, तो उसके कारकत्वों में कमी आ जाएगी। और जब उसके कारकत्वों में कमी आएगी तो केतु का जो स्वभाव है वो उसके कारकत्वों में और भी कमी कर देता है। तो मित्रों, जब केतु उसके कारकत्वों में कमी कर देगा तो फिर कैसा परिणाम आएगा, आप स्वतः ही एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसे जातक के साथ क्या होगा कि उस सुख तो करेगा, उसे चीज़ें अनायास ही कहीं ना कहीं से मिलती रहेंगी। कभी विरासत में बहुत सी अधिक धन संपत्ति मिल जाएगी, कभी ससुराल पक्ष से कुछ मिल जाएगा, कभी कुछ लॉटरी सट्टा में फ़ायदा हो जाएगा, तो उसके सुखों में तो कमी नहीं आएगी, परंतु उसके जो कर्म हैं वो उनसे उसको उस तरीके का फल नहीं मिलेगा। वो बार बार उसको हो सकता है कि अपने पैसे में दिक्कतें आएँ, बार बार अपनी नौकरी में परिवर्तन करना पड़े और उसकी इनकम इस वजह से प्रभावित होगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन उसका सुख और ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अन्यत्र उसे कहीं से पैसा मिलता आएगा। ऐसे जातक को जीवन जीने में इस बात का मलाल रहता है कि उसके पास जो भी है सब कुछ किसी के कृपा से है, स्वकर्मों से कुछ अर्जित नहीं हो रहा है। तो जिनकी कुंडली ऐसी है उनको दसम भाव को और उसके स्वामी को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, तो केतु स्वतः ही मजबूत हो जाता है। और मित्रों, एक बात और बता दूं कि जैसे जब हम चर्चा प्रारंभ में कर रहे थे, चतुर्थ और दसम भाव दोनों मजबूत हैं और उसमें राहु और केतु अवस्थित हैं जो उसको और बढ़ा चढ़ा दे रहे हैं। तो मैं आपसे जब चर्चा कर रहा था तो बता रहा था कि अगर दोनों मजबूत होते हैं तो राहु क्या करता है कि मानव को कहीं रुकने नहीं देता, सोचने समझने नहीं देता, लेकिन ये थोड़े समय तक ही रहता है, क्योंकि राहु और केतु ये विगलित पिंड हैं, ये एक ही पिंड हैं लेकिन अलग हो गए हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समझाने के लिए ये बताया है कि ये राहु जो है वो सर है और केतु जो है धड़ है। तो अगर ये दो भावों में, जिन दो भावों में राहु और केतु अवस्थित हैं, तो और वो भाव बली हैं, तो देर और सबेर ये दोनों एक हो जाते हैं। मतलब जो जातक का व्यक्तित्व है वो पूरा संतुलित हो जाता है। तो देर सबेर जातक को ये समझ में भी आ जाता है कि जो काम मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी बात छूट गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे जोड़ दूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब अगर मान लीजिए कि प्रथम भाव में जो बैठा हुआ, गलत बोल गया, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ जो राहु है वो चतुर्थ भाव बलवान नहीं है। तो जब चतुर्थ भाव बलवान नहीं है तो राहु उन्हीं कारकत्वों को बढ़ाने लगेगा। और यहाँ पे अगर केतु जिस भाव में बैठा हुआ है वो भाव बलवान है, तो कर्म तो बहुत अच्छे हैं, और जब कर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे होने के बावजूद भी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि मानव बहुत कठोर परिश्रम भी करेगा लेकिन अर्निंग उसकी उतनी अच्छी नहीं होने वाली है। उसको बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी थोड़ा मिलेगा, क्योंकि जो सुखों का भाव है जिसमें राहु विराजमान है वो भाव अगर कमज़ोर हो गया है तो फिर कर्म अच्छा होते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए सुख का अभाव कैसे होगा। तो अगर हम तार्किक तरीके से विचारते हैं तो एक तो ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि कर्म करने के बाद भी उतनी अच्छी उसको लाभ उसका नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जाएगा, उसकी व्यस्तता इतनी हो जाएगी कि वो अपने सुखों का आनंद उठाने पाएगा ही नहीं।
बहुत से लोग ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा कि वो किसी शहर में रहते हैं, वहाँ पे घर खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, और जैसे ही वो मकान वगैरह बना के और डेंटिंग पेंटिंग करवा के संपूर्ण करते हैं, गृह प्रवेश से पहले ही किसी और शहर में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा उसको किराए विराए पे दे के फिर वहाँ जाके किराए पे रहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ कि कोई मार्केटिंग या ट्रेवलिंग का ऐसा जॉब है, पैसे तो नियत समय पे आ रहे हैं, काम भी हो रहा है, पर उस पैसे से आनंदोत्सव का उनको मोहलत ही नहीं मिल रही है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो परिस्थितियों का ऐसा निर्माण कर देते हैं कि उस कालखंड में आपको उस ग्रहों के नक्षत्रों के जो प्रभाव का कालखंड है उसमें आपको वो चीज़ें झेलनी पड़ जाती है। आपके पास रुपया पैसा सब रहेगा, लेकिन अगर कष्ट लिखा है तो कष्ट किसी न किसी तरीके से दे देंगे, क्योंकि कष्ट देने के लिए ग्रहों के पास दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तरह के ताप हैं। तो किसी भी तरह के ताप से आपको कष्ट दे सकता है। तो दैहिक का मतलब ये हो गया आपको शरीर को कुछ बीमारी दे देगा। दैविक का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, आपने बहुत बढ़िया घर बना के रखा हुआ, 2 महीने बाढ़ में डूब गया आपका घर, तो इस तरीके हो गया। और भौतिक ताप तो वही होते हैं जो रुपए पैसे संबंधी होते हैं। तो ये बहुत तरीके के ग्रहों के पास ये हथियार हैं कि जिनसे वो कष्ट दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। तो मित्रों, अब तीसरी एक जो अवस्था इस परिस्थिति में बनती है, इस कॉम्बिनेशन में बनती है कि अगर 10वां भाव और चौथा भाव दोनों बली नहीं हैं और राहु और केतु उन्हीं कारकत्वों को बढ़ा देंगे, तो फिर ये स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा विकट हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जातक के पास न सुख ही हैं और न कर्म ही हैं। तो ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे जातक जिस घर में जन्म लेते हैं, हो सकता है कि जन्म से ही उनके यहाँ गरीबी हो, उनके माता या पिताजी कुछ अच्छे कार्य न कर रहे हों, ऐसे गरीब घर में पैदा हो जाना और बाद में भी अच्छी जॉब न लगना, और या फिर कितना भी मेहनत कर लो लेकिन उसके मुताबिक पैसे ना मिलना। शारीरिक श्रम का और परिश्रम का पैसे के अर्जन से कोई विशेष संबंध देखा नहीं गया है। अगर ऐसा होता तो एक काम करने वाला मजदूर तो सबसे अधिक पैसा कमाना चाहिए। अगर कोई कुंडली को बाल्य अवस्था में ही उसके माँ बाप दिखवा लेते हैं और उसी प्रकार से वो ग्रहों नक्षत्रों को बल देने की कोशिश करते हैं शास्त्र विहित तरीके से, तो इनके कारकत्वों में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। तो मित्रों, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि हम अपनी कुंडली को देख के और ये समझ लें कि हमारे अंदर क्या ऋणात्मक पक्ष है, क्या निगेटिविटीज़ हैं हमारी कुंडली में, और हमें उसको अपने कर्मों के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा और मंत्रों के द्वारा और अपने अनुशासन के द्वारा किस तरीके से उसको परिवर्तित करना है, उन ग्रह नक्षत्रों को बलि करना है। तो हर ग्रह नक्षत्र को बलि करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो हमें कर्मों से हम बलि कर सकते हैं। तो इसका एक अलग से वीडियो मैंने पहले भी एक संक्षेप में वीडियो बनाया हुआ था, एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कर्मों से जो है ग्रहों को किस तरीके से बलि कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए कर्मों से बलि करने का मतलब, मैं एक चंद्रमा का आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, तो चंद्रमा किसका कारक है? जल का कारक है। तो आपको क्या करना है? जल को प्रदूषित नहीं करना है, जल की हानि नहीं करनी है, और जहाँ जल नहीं है वहाँ जल पहुँचाना है। तो आपको जल संबंधी काम करने हैं, तो चंद्रमा अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके से चंद्रमा औषधियों का कारक है। तो आप अपने घर में और जहाँ भी हो सके, ये वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा नहीं है कि हमारी ज़मीन, हमारा ये, हमारा वो, नहीं सोचना है। आपको जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जो जैसे कि सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, शंख पुष्पी, और ये सब
बहुत सारे जो हमारे औषधीय पौधे हैं इनका आप रोपण कीजिए, इनकी देख रेख कीजिए, तो इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। तो इस तरीके से काम किए जा सकते हैं ग्रहों को तो हर ग्रह के लिए ऐसे ही बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर उनमें पड़ जाऊँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो मित्रों, अब हम इस क्रम को जो अभी हम चर्चा कर रहे थे राहु और केतु को, इसको उलट कर देते हैं। तो जब उल्टेंगे हम तो केतु महाराज चले जाएंगे चतुर्थ भाव में और राहु चले जाएंगे दसम भाव में। अब अगर ऐसी परिस्थिति है और ये दोनों भाव मजबूत हैं तो फिर हमारे पहले वाले कॉम्बिनेशन की तरह से स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। बस अंतर ये एक रहेगा कि अगर चतुर्थ भाव में केतु महाराज बैठे हैं और वो भाव बहुत बली है, तो वो आदमी बहुत चैरिटी करता है, पूजा पाठ में लगता है, लोगों को दान पुण्य करता है, अपना घर बनवाएगा, साथ में किसी गरीब का भी के लिए भी घर बना दे। अपने लिए अगर वो बड़ी गाड़ी खरीदेगा तो किसी गरीब को भी कोई छोटा मोटा साइकिल या कोई जैसा उसकी सामर्थ्य है गाड़ी वगैरह खरीद के दे देता है कि भाई मैं खरीद रहा हूँ, मेरे पास आज बहुत धन है तो मैं इनका भी कुछ हेल्प कर देता हूँ। इस तरीके की भावनाएं होती हैं। केतु एक धार्मिक ग्रह, क्रूर होते हुए भी धार्मिक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे या एक दूसरे से सप्तम बैठते हैं और ये एक ही शरीर हैं लेकिन अलग हो गए हैं। तो जब ये दो अलग भाव में बैठे हुए हैं, वो दोनों भाव मजबूत हैं, तो इसमें कालांतर में कभी न कभी इनका आपस में संबंध हो जाता है, एक संयोजन हो जाता है। और उस केस में आदमी जो गलतियां कर रहा होता है, जो उसे समझ नहीं आ रहा होता है, वो रियलाइज कर लेता है और एक उसका जो व्यक्तित्व में बहुत ही अधिक संतुलन आते देखा गया है। तो जब राहु बैठा हुआ है दसम भाव में, तो जो व्यक्ति का जो कर्म है वो अथक परिश्रमी होगा और वो अपने कर्मों को एकदम ऐसा करना चाहे, कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो एकदम परफेक्शन के साथ काम करने वाला होगा। अगर वो मान लीजिए कि कोई अपने फील्ड का वो माहिर होगा और जिस फील्ड में वो रहेगा उसमें वो सर्वोच्च पद पे पहुंच जाएगा और उससे भी वो संतुष्ट नहीं होगा, फिर उससे भी आगे की सोचने लगेगा। मतलब राहु के पास ब्रेक नहीं है कि ब्रेक करके थोड़ा अब सुस्ता ले, बहुत हो गया। तो जिनके कुंडली में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं तो उनको ऐसी सलाह दी जाती है कि उनको अति महत्वाकांक्षी होने से बचना चाहिए। आपके पास सब कुछ है तो आप अति महत्वाकांक्षी होने से बचें, क्योंकि कंसोलिडेशन के साथ ही एक्सपेंशन होना चाहिए। पहले जो आपके पास है उसको आप अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लें और फिर आगे जो है उसको विस्तार दें, तभी सही से काम होता है। नहीं तो फिर एक के बाद अगर एक आप विस्तार ही देते रहेंगे तो फिर एक ये जो जीवन है ये मृग मरीचिका हो जाएगा। यद्यपि ऐसे लोग थोड़े समय तक ही ऐसा काम करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि केतु भी चौथुर्थ भाव भी मजबूत है तो देर सवेर इनको समझ में आ ही जाता है, लेकिन शुरू से समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मित्रों, अब अगर मान लीजिए कि दसम भाव बली नहीं है जिसमें राहु विराजमान है और चतुर्थ भाव बली है जिसमें केतु विराजमान है, तो फिर क्या परिस्थिति बनेगी? तो फिर जब मानव जो है वो गलत तरीके, अपने कर्मों में गलत तरीके अपनाने लगता है, छल प्रपंच, राहु वैसे भी छल प्रपंच और भेष बदलना, तरह तरह के रूप अपना लेना और स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाना, ये सब चीज़ों को राहु दिखाता है। ये सब राहु के कारकत्व बन जाते हैं जब वो भाव बली नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति
बनती है राहु के साथ, तो मानव किसी भी तरीके से पैसा कमाने लगता है। गलत काम करके, अगर वो नेतागिरी में है तो उसका कोई उसका एथिक्स नहीं होता है, कोई उसका मोरल वैल्यू नहीं होता है, कुछ भी करेगा, कभी इस पार्टी में चला जाएगा, कोई विचारधारा नहीं है। हालांकि ऐसे लोग जीवन में पैसा वगैरह कमा लेते हैं, धन अर्जित कर लेते हैं, परंतु वो मानसिक शांति उनको नहीं मिल पाती है जैसी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको ये पता होता है राहु और केतु में जो है संबंध स्थापित नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमेशा जो मानव का व्यक्तित्व है संतुलित नहीं होता। वो मानव समझता तो रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो उस तरीके से मैं पैसे कमा रहा हूँ, वो गलत तरीके से कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी बन जाता है। अब चूंकि केतु चतुर्थ भाव में, जिस भाव में बैठा हुआ बलि है, तो वो गलत तरीके से पैसा कमा के दान पुण्य भी कर देता है, कुछ ऐसा भी काम कर देगा, लोगों का भला भी कर देगा। लेकिन आप गलत तरीके से कोई चीज़ अगर करके कमा के और दान पुण्य कर भी रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये करना चाहिए कि अगर दसम भाव कमज़ोर है, उसमें राहु बैठा हुआ है, तो दसम भाव संबंधी उपचार करने चाहिए और किसी भी अपने कर्मों में कोई भी गलत तरीका अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें सिर्फ इसी जीवन का नहीं सोचना है, हमें परलोक का भी सोचना है और हमें आगे के जीवन के बारे में भी सोचना है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति है। इस पछड़े में फंसे रहना जीवन नहीं है, तो हमें हमेशा एक स्टेप आगे सोचते रहना चाहिए। तो अगर आप मेरा गीता ज्ञान का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब बारीकियां पता चल जाएंगी। अब मित्रों, अंतिम हम अपने समीकरण पर आते हैं और देखते हैं कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु और दसम भाव में बैठा हुआ राहु, ये जिस भाव में दोनों बैठे हुए हैं, दोनों भाव अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर स्थिति पुनः खराब हो जाती है। तो फिर एक तो जातक से अच्छे कर्म नहीं हो पाते और दूसरे उसकी अर्निंग भी ठीक ठाक नहीं है। अब इस परिस्थिति में अभी इससे पहले जो मैंने बताया, तो गलत काम करके उस धनोपार्जन कर ले रहा था, क्योंकि केतु वहाँ पे बैठा हुआ था चतुर्थ भाव में, लेकिन ऐसी स्थिति में वो गलत काम करेगा लेकिन धनोपार्जन नहीं कर पाएगा जातक, क्योंकि उसको सुखों की हानि हो रही है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव कमजोर है, वहाँ पे केतु भी बैठ गया है, तो केतु और उस चीज को, मोमेंटम को बढ़ा रहा है, उस आवेग को बढ़ा रहा है। तो यहाँ तो एक सही से कर्म नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं हो पा रहे हैं, और उधर सुख भी नहीं है। तो एक डेडली, एक बहुत ही सोचनीय परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो जातक को कई कठिनाइयों में फंसा सकती है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि जिनकी कुंडली ऐसी है, वो शुरू से ही इन भाव संबंधी और ग्रहों संबंधी उपचार करें। तो मित्रों, अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा, जिसमें आगे की चर्चा करेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।